एक बार फिर से मैं आपका इस क्लास में स्वागत करता हूँ, जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं नीट के लिए। फिजिक्स में स्टार्ट करने से पहले हम लोग मेन टॉपिक्स पर पहुंचे। उससे पहले आई थिंक छोटी छोटी बातें हैं वो हम लोगों को कर लेनी चाहिए, जिससे क्लियर रहे। तो प्लानर आपके पास है, आप सबके पास है, ठीक है। प्लानर आप सबके पास है। आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट इस क्लास में जो बेसिकली हम लोगों को 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, और लॉग। ये 3 टॉपिक्स हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, बहुत टफ क्लास नहीं रखेंगे। इजी इजी तरीके से जितना आसान से आसान तरीका हो सकता है उतने आसान से आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी जहां जो समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वेट भी करूंगा। स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक से, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशंस होती हैं, ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर, नॉट ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जो भी इक्वेशंस सेकेंड ऑर्डर की हैं उनको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 हो? का मतलब है कि जो वेरिएबल्स की पावर है ना, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल विल मैक्सिमम टू। मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर जो होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू 0। और इसमें एक चीज और है कि a जो है, a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्या है a, क्या है b और क्या है c, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना। तो a जो है, a जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट है। a जो है वो क्या है? कोफिशिएंट है। किसका? एक्स स्क्वायर का। तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है? कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ सर, ये तो बहुत बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्व कैसे करोगे? इसका सॉल्यूशन कोई अपने को बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी मैथमेटिकल टूल या कोई भी बेसिक मैथमेटिक की जो भी चीजें हम लोग ये 2-3 दिनों में पढ़ेंगे, 3-4 दिनों में पढ़ेंगे, इसमें किसी में भी बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो मतलब बायो के स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले मैथ्स में पढ़ेंगे ही, ठीक है। मैथ्स में आपको 11th और 12th में ये सारे टॉपिक्स दोबारा से पढ़ाए जाएंगे, जिसमें बहुत कायदे से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने लिए जो मेन मेन बातें जरूरी है हम लोग सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे। फिजिक्स के लिए कोई भी बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी टूल जितना जरूरी है, हम लोग सिर्फ उनकी ही बातों पे ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा किसी भी बात पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो अपने लिए एक सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आना चाहिए। फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो हमको उसको पहचानने आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी जब इसमें कम से कम एक वेरिएबल कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का अगर वेरिएबल नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें पावर 2 होनी चाहिए। ए क्या है? ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगेन ए बी सी क्या है? ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है जो कुछ भी नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि फिक्स है, लेकिन कोई ना कोई एक नंबर होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। क्या है? x इज इक्वल टू, बहुत बेसिक है, आप लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है, सबको पता भी होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट, क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 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 2a। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है और इसको अपन नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। अपने 99% जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे, 99 क्या 100% फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिजिक्स में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग का इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट करेंगे अपन, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। क्लियर है क्या? नोट करिए फटाफट से, फटाफट नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व
कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए। 10x² प्लस 27x, 10x² प्लस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। 3 मिनट का टाइम है पे बस, फटाफट सॉल्व करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है। 10x² प्लस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इस फॉर्मूले को अपन कब लगा पाएंगे? जब हमको ए बी सी की वैल्यू पता होगी। ए बी सी की वैल्यू ऊपर दी हुई है, उसको अपन यहाँ लिख लेंगे एक बार। ए क्या है इसमें? 10 है। बी क्या है? 27 है। सी क्या है? 5 है। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू बी क्या है? 27, तो माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 10 है। सी क्या है? 5 है। अपॉन 2 इंटू 10। बस इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए इसको फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या आएगा? -27, थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूँ, कर रहेगा -27 प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर कितना हुआ? 27 का स्क्वायर 729, 729 माइनस 10 5 जा 50, 54 जा 200 अपॉन 20। क्या सॉल्व हो जाएगा क्या? इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आएगा ये? -27 प्लस माइनस अंडर रूट 529 अपॉन 20। आगे सॉल्व करेंगे इसको। x इज इक्वल टू -27 प्लस माइनस अंडर रूट खोलिए, अंडर रूट खोलेंगे, 529 का अंडर रूट क्या होगा? 529 का अंडर रूट क्या होगा? 23 अपॉन 20। -27 प्लस माइनस 23 अपॉन 20। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू प्लस करेंगे, आएगा कितना? प्लस करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर हम लोग पीछे से ही थोड़ा सा ये करके आते,
एक छोटी सी बात है कि यहाँ जो -27 लिया गया है, इसको अगर हम लोग अंदर की तरफ माइनस इसका शिफ्ट कर देंगे तो हमको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। माइनस को यहाँ पर इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, -27 -729 हो जाएगा। ये सेम टू सेम चलेगा, ठीक है, ये सेम टू सेम चलेगा। चलिए, तो 27 एक बार होगा तो आएगा क्या, 50/2 20, और दूसरा क्या आएगा, 27 -23 होगा। अगर 27 -23 होगा तो दूसरा क्या आएगा, 4/20, 4/20। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या आएंगी, 5/2, 5/2 और 1/5, 5/2 और 1/5। तो इस तरीके की दो वैल्यूज आ जाती हैं। छोड़ो, इस तरीके की दो वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 5/2 और 1/5। तो एक बात अपने को बहुत ध्यान से रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, हमारे पास हमेशा दो वैल्यूज आएंगी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? एक बार फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज करते हैं। क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की हो, मतलब जिनके वेरिएबल का पावर जो है वो मैक्सिमम दो होगा, दैट आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सेम इसी फॉर्मूले पे किया भी, 10x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसी के बेसिस पे हमने देख लिया कि किस तरीके से सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना रहेगा क्या, बाइनोमियल थ्योरम। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है भाई बाइनोमियल थ्योरम? स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला टर्म जो पता होना चाहिए वो क्या है, फैक्टोरियल। सबसे पहला टर्म जो हमको पता होना चाहिए क्या है, वो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या, उस नंबर तक का मल्टीप्लाइड वैल्यू। जैसे अगर 2 फैक्टोरियल है, अच्छा पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो फैक्टोरियल को एक्सक्लामेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर 2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा, 3 2 6 1 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 24, ठीक। इस तरीके से सो ऑन। मतलब अगर एक जनरल फॉर्म बोले तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मतलब अगर जनरल फॉर्म बोले तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, दूसरे पेन से लिखते हैं, n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन अप टू 1। क्या ऐसा ही हो जाएगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो ये होता है क्या, फैक्टोरियल। दिस इज नोन एज फैक्टोरियल। इतनी बात अपने को क्लियर हो रही है, ठीक है, इतनी बात अपने को क्लियर हो रही है। इसके बाद, इसके बाद अब बात आती है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। ये भी बात आती है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के लिए कि x प्लस ए, x प्लस ए की पावर n, दिस इज अ बाइनोमियल टर्म। हम लोग क्या बोल सकते हैं,
x प्लस a की पावर n इज अ बाइनोमियल टर्म। ये कुछ वैल्यूज का कम मिला करके जो एक वैल्यू बना करके हम लोग उसकी पावर लिख देते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ बाइनोमियल टर्म। तो अगर स्टैंडर्ड बाइनोमियल टर्म की बात करें तो हमारे पास हो गया क्या, x प्लस a और इसकी पावर n। दिस इज अ स्टैंडर्ड बाइनोमियल टर्म। अगर इसको एक्सपैंड करना हो, इसको पूरी तरीके से लिखना हो, तो हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि एक टर्म होती है कॉम्बिनेशन, है ना। एक टर्म होती है कॉम्बिनेशन। अगर कोई मैथ्स वाला बच्चा अभी देख रहा होगा, तो नीट का बैच है, तो एक टर्म होता है कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन को ही सॉल्व करने के लिए हमको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन को ही सॉल्व करने के लिए हमको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। क्या होता है वो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए जनरल फॉर्म क्या है। बट अगर इसको हमको एक्सपैंड करके लिखना है, अगर इसको हमें एक्सपैंड करके लिखना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, एन सी जीरो, ठीक है, एन सी जीरो और x की पावर n की पावर प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे, एन सी जीरो, ठीक है, इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। तो मतलब ये जहां पर आएगा आर सी वन, कोई एक वैल्यू मान लो बीच में कहीं आई आर सी वन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर सी वन एक्स की पावर एन माइनस आर। और लास्ट तक अगर हम लोग जाएंगे तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी, एन सी एन एक्स की पावर क्या आएगा, एन सी एन और एक्स की पावर क्या आ जाएगी, तो एक टर्म हमारा रह गया इसमें। हाँ, ये ए हो जाएगा, है ना। तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन ए, सेकेंड टर्म। इस तरह कहीं बीच में जाएंगे तो आर सी वन एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। और इसी तरीके से जब हम लोग लास्ट में जाएंगे तो एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन हो जाएगा, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्स की पावर एन माइनस एन हो जाएगा, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ए बचेगा और ए की पावर एन बचेगी। क्या ये एक्सपेंडेशन हमको समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखते हैं फटाफट से। x प्लस ए की पावर n की अगर हम लोग बात करें, तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन ए। और कहीं अगर बीच में कोई टर्म आ रहा है r, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर सी वन एक्स की पावर n माइनस आर ए टू द पावर ऑफ r। और वही लास्ट वैल्यू आएगी हमारी क्या, एन सी एन ए की पावर n। क्या ये बात हमारी क्लियर हो रही है क्या? कोई इसमें डाउट नहीं है? पक्की बात है, ये बात क्लियर हो रही है। फैक्टोरियल्स भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया, ये भी बात हमको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मेन पॉइंट है कि सर ये ए और एनसीएन को सॉल्व कैसे करेंगे। ए क्या है पहली बात तो ए बेटा है कांस्टेंट। ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और एन सी आर, ये कैसे सॉल्व होगा, एन सी जीरो एन सी वन तो एक कॉमन टर्म हमने लिया है, ये आर है, कॉमन टर्म हमने लिया है। एन सी आर, एनसीआर कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल सा है। फैक्टोरियल अगर हमारे समझ में आया है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनसीआर कैसे सॉल्व होगा, एन फैक्टोरियल और नीचे आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल और नीचे आर फैक्टोरियल बोले, या बोले आर फैक्टोरियल और उसके बाद एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब आर फैक्टोरियल तक जितनी वैल्यू है वो सब आएंगी, आर फैक्टोरियल तक जितनी वैल्यू है वो सब आएंगी।
इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? एकदम क्लियर है ना? चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। यहीं पर इसका एग्जांपल पहले एनसी को सॉल्व करने का एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये है 6C3, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6C3 तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 2 × 1 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, 6C3 6C3 पे नीचे क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमको और क्लियर होगा कि एक्चुअली ये कैसे सॉल्व होते हैं। चैप्टर में भी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे बाद में, तो हमको उसमें भी धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी कि एक्चुअल में सॉल्व कैसे होते हैं। इसमें हमको टेंशन लेने की या परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये सारा हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ताकि यहाँ पर इस बात को पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कहीं पर आपको कोई क्वेश्चन करते वक्त ऐसा कोई टर्म ना मिल जाए जिससे आप एकदम अनजान हो, आपको पता ही ना हो कि ये सॉल्व कैसे करना है, ये है क्या चीज़, यही नहीं पता है ना। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका एक्चुअल यूज समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, लॉग के ऊपर पढ़ते हैं। लॉग क्या होता है, लॉग बहुत बेसिक अगर बात करें तो अगर कहीं लिखा है 100 तो इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं। अगर कहीं क्या लिखा है 100 तो उसको हम लोग क्या 10⁻² लिख सकते हैं। इसी 10⁻² को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसको लॉग बोला जाता है, लॉग बेस 10 100 और इसकी वैल्यू आएगी 2। क्या हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? ये समझ में आया क्या? इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना समझ में आया क्या? कैसे हुआ ये कन्वर्ट? 100 इज इक्वल टू 10⁻², 100 इज इक्वल टू 10⁻²। लॉग इसको अगर हम बेस बना दें, अगर हम इसको बेस बना दें तो ये लॉग का बेस होगा। इस बेस के साथ जो ये वैल्यू आ रही, इस वैल्यू का आंसर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पावर। अगर इसको जनरल फॉर्म में देखें, अगर इसको जनरल फॉर्म में देखें तो ये क्या हो जाएगा, मान लो n इज इक्वल टू एक्स की पावर ए, n इज इक्वल टू एक्स की पावर ए। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग बेस x n की पावर n की वैल्यू a। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? n इज इक्वल टू एक्स की पावर a को हम लोग लॉग फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, लॉग बेस x n की पावर n की वैल्यू a। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर कहीं हमको लॉग में चेंज करना है या लॉग से हमको इसमें चेंज करना है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? मतलब अगर हमारे पास दिया होता लॉग ए एक्स, अगर हमारे पास दिया होता लॉग ए एक्स इज इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या हुआ, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x इज इक्वल टू ए की पावर n। क्या ये इसी का फॉर्म था? क्या ये इसी का फॉर्म था? इसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात है। हाँ सर, ये बात अपनी क्लियर है। ठीक है, मतलब अगर हम बोले कि m इज इक्वल टू n की पावर 0, या ऐसा बोले कि
ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ए की पावर 0 इज इक्वल टू, ऐसा अगर बोलते हैं ए की पावर 0 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसका लॉग वैल्यू क्या होगी, लॉग बेस ए 1, लॉग बेस ए 1 की पावर 0। क्या बात क्लियर हो रही है, इससे लॉग में कन्वर्ट करना आया क्या, पावर से लॉग में कन्वर्ट करना आया क्या, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, पक्की बात। मतलब अगर एक फॉर्म और हम लोग देखें, एक और फॉर्म हम लोग देखें कि ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए, अगर ऐसा लिखा है ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए, तो इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्म क्या बोल सकते हैं, लॉग बेस ए इक्वल टू 1। ये कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान भी रखना है, क्या कि अगर जिसका लॉग निकाला जा रहा है और जो बेस है वो दोनों सेम वैल्यूज में है, जिसका लॉग निकाला जा रहा है और जो बेस है अगर वो सेम वैल्यूज में है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, लॉग बेस 6 6 क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। और इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि 6 इज इक्वल टू 6 की पावर 1, मतलब सही है, मतलब भी सेम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात। और देखते हैं, लॉग बेस 3 इक्वल टू 1, क्या ये सही है क्या, देखते हैं क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1, हाँ ये भी ठीक। अब कुछ एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास दिया है 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 6, नहीं सॉरी 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, क्या ये क्लियर है क्या, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, इसको अगर हमको चेंज करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग बेस 2 4 इक्वल टू 2, वैल्यू समझ में आ रही है ना, सॉल्व कैसे करना है, लॉग बेस 2 इज इक्वल टू लॉग बेस टू 4 इज इक्वल टू 2, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, पक्की बात है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको आप लोग नोट करेंगे जो आपको काम आएंगे, जैसे जैसे लॉग बेस ए एम एन, मान लो ऐसा लिखा है, लॉग लॉग बेस ए एम एन, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए, ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा देखते हैं, एक एक करके नोट करते जाएंगे आप लोग भी, नोट करिए इसको फटाक से, फटाफट नोट करेंगे। अगला देखते हैं,
मल्टीप्लाइड था, ऐड हो गया। मान लो इसी का डिवीजन होता, लॉग बेस ए एम बाई एन, ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। तो ये डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। दो फॉर्मूले हो गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है ये बात समझ में आ गई। अब मान लो लॉग की जो वैल्यू है उसमें कुछ पावर लगा हुआ है, लॉग की जो वैल्यू है उसमें कुछ पावर लगा हुआ है। जैसे लॉग की कुछ पावर है उसमें वैल्यूज लगी हुई हैं। जैसे अपन मान सकते हैं लॉग बेस ए एम की पावर एन, लॉग बेस ए एम की पावर एन, क्या हो जाएगा ये, लॉग बेस ए एम की पावर एन, ये क्या हो जाएगा, एन लॉग ए एम, एन लॉग बेस ए एम। क्या क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर आउट है, एकदम बात क्लियर है, पक्की बात। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं, मान लो लॉग एम है बेस ए के साथ, लॉग एम है बेस ए के साथ, और हमको इसका बेस चेंज करना है, हमको ए नहीं रखना है, हमको बी करना है बेस, हमको मान लो इसका बेस चेंज करना है, बी करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग बेस बी एम लॉग बेस बी एम इंटू लॉग बेस ए बी टू लॉग बी बेस ए। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आपको एज इट इज याद रखना है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है, तो एज इट इज याद रखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला और है, खाली ये 5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, मेन मेन तो यही है। लॉग एम बेस ए अगर है, लॉग एम बेस ए अगर है, लॉग एम, तो इसको हम लोग लॉग, तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग एम बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है ये। ठीक है, तो ये थे लॉग के लेक्चर्स। आज हम लोगों ने 3 मेन टूल्स पढ़े हैं, 3 इंपॉर्टेंट टूल्स पढ़े हैं, और अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स बचे हैं। अभी एक्सपोनेंशियल टर्म बचा है, टेक्नोमेट्रिक टर्म बचा है। तो अभी जब तक बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है हम लोग बहुत धीरे 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 छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे। भले क्लासेस थोड़ी छोटी हो लेकिन टॉपिक्स भी हम लोग छोटे छोटे रखेंगे, कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात, कोई परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, और ये सारे ही वीडियो लेक्चर्स आपको सेवा नीट के चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे। ऑल द लेक्चर्स आर लाइव, ये आपको सेवा नीट नोट कर लीजिए, सेवा नीट के चैनल पर सेवा नीट चैनल पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेलिस्ट वाइज, रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेलिस्ट वाइज मिलेगा।
इस वीडियो के नीचे, इस लाइव वीडियो के नीचे आपको फॉर्म मिलेंगे, इन रिकॉर्डेड वीडियोस के नीचे भी आपको फॉर्म मिलेंगे, उसको जा करके भरिए अवश्य, ताकि आप और सेवा की मेंटोर टीम आपसे कनेक्ट हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।